नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज दोस्तों जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण, जो मेनली कॉमर्स व्याख्याता है उसके सिलेबस में है और इकोनॉमिक्स व्याख्याता वाले स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि क्योंकि प्रश्न इसमें कुछ प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है जो सबके लिए है। तो मेनली ये जो है कॉमर्स व्याख्याता का टॉपिक है। हम पढ़ रहे हैं आर्थिक पर्यावरण। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, पर्यावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है। ये पर्यावरण क्या है? आर्थिक पर्यावरण क्या है? तो वो आर्थिक दशाएं, वो आर्थिक नीतियां जो एक राष्ट्र की उत्पादकीय गतिविधियों को प्रभावित करती है उनको उसका आर्थिक पर्यावरण कहा जाता है। तो पर्यावरण उन संस्थाओं अथवा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? तो ये परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। तो उत्तर है प्रोफेसर रॉबिन्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्र के प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का भाग नहीं है? तो खनिज पदार्थ प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, धरातलीय बनावट ये भी प्रकृति के द्वारा दी गई होती है, कहीं पहाड़ है, कहीं डेजर्ट है, कहीं समतल है। जलवायु दशाएं ये भी प्राकृतिक होती है, कहीं उष्ण जलवायु है, कहीं शीत जलवायु है। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप प्राकृतिक नहीं होता है, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप है वो कृत्रिम होता है। हम किस प्रकार के आर्थिक ढांचे को अपना रहे हैं? पूंजीवाद को अपना रहे हैं, समाजवाद को अपना रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। तो आर्थिक प्रणाली का जो स्वरूप है वो बच्चों प्राकृतिक नहीं होकर के कृत्रिम होता है। उत्तर कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, साहसी के नव प्रवर्तन की अवधारणा किसने दी है? तो साहसी के नव प्रवर्तन की अवधारणा है ये प्रोफेसर शुम्पीटर के द्वारा दी गई है। ध्यान रखना, साहसी के नव प्रवर्तन की अवधारणा प्रोफेसर शुम्पीटर ने दी है और शुम्पीटर ने लाभ का सिद्धांत दिया है। उसमें शुम्पीटर ने यह कहा कि जो उद्यमी, जो साहसी जितना अधिक नव प्रवर्तन करेगा उसको उतना ही अधिक असामान्य लाभ प्राप्त होगा। तो नव प्रवर्तन का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? नव प्रवर्तन का कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर शुम्पीटर के द्वारा दिया गया है। ये प्रश्न कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ भी है। निम्न में से कौन से आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला गैर आर्थिक तत्व है? तो बेटा आर्थिक नीतियां हैं, ये आर्थिक होता है। पूंजी निर्माण की दर कितनी है, ये भी आर्थिक होता है। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप क्या है, ये भी आर्थिक होता है। पर सांस्कृतिक विरासत है ये सामाजिक पर्यावरण का भाग होता है। ये आर्थिक पर्यावरण नहीं होकर के सामाजिक पर्यावरण का भाग होता है। उत्तर कौन सा आएगा इसमें? उत्तर आएगा डी। नेक्स्ट, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है? कल अपन पढ़ रहे थे, कल के जो मैंने सॉल्यूशन करवाया था उसमें भी ये प्रश्न था। तो नियोजित किसको कहते हैं? नियोजित है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है जहां निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, उसको नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और नियोजित अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का नाम होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का लक्षण नहीं है? यानी दोस्तों हमारे से पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सा है वो पूंजीवाद का लक्षण नहीं है। तो साधनों पर निजी स्वामित्व पूंजीवाद में होता है, लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, समाज की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन का निर्णय ये गलत है
क्योंकि पूंजीवाद में समाज की आवश्यकता गई तेल लेने, किसके लिए उत्पादन होता है? लाभ के लिए। और लाभ कब मिलेगा? जब उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन का निर्णय लिया जाता है। तो उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन होता है पूंजीवाद में, क्योंकि पूंजीवाद तो है ही क्या? अरे भाई, पूंजीवाद तो है पैसा फेंको और तमाशा देखो। तो यहाँ उत्तर है वो कौन सा हो गया? प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्र के गैर आर्थिक पर्यावरण का भाग नहीं है? गैर आर्थिक का भाग नहीं है, यानी आर्थिक कौन सा है? तो सामाजिक संरचना, ये सामाजिक पर्यावरण का भाग होता है, तो गैर आर्थिक है। सांस्कृतिक विरासत, ये भी सामाजिक पर्यावरण का भाग है, जो गैर आर्थिक है। रीति रिवाज और परंपराएं, ये भी सामाजिक पर्यावरण का भाग है। जबकि आर्थिक मान्यताएं हैं, ये कौन सा है? ये आर्थिक पर्यावरण का भाग है। उत्तर कौन सा आ जाएगा बेटा? वो सी है, वो गैर आर्थिक नहीं है, सी आर्थिक पर्यावरण का भाग है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, भारत के आर्थिक विकास में निम्न में से कौन सा बाधक तत्व नहीं है? तो भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में धीमे आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, या कह दीजिए कि भारत में आर्थिक विकास के जो बाधक तत्व है वो कौन से हैं? तो पूंजी निर्माण की दर का धीमा होना, भारत में पूंजी निर्माण की दर धीमी है, ये आर्थिक विकास में बाधक तत्व है। श्रम विशिष्टीकरण का अभाव, ये भी बाधक तत्व है। श्रमिक हैं वो एक ही ढर्रे से काम करने वाले हैं, उनमें कार्य विभाजन नहीं है, उनमें विशिष्टीकरण नहीं है। राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में जमकर के भ्रष्टाचार, बिल्कुल है साहब, कागजों में योजनाएं चलती है। प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का अति उपयोग होना, अरे भाई अति उपयोग होना ये बाधा नहीं होती है। अति उपयोग होना यानी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन तो बेकार पड़े हैं, अति उपयोग कहाँ हो रहा है भारत में? मानवीय संसाधन भी बेकार, प्राकृतिक संसाधन भी बेकार। क्यों? क्योंकि मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों को यूज में लेने के लिए हमारी सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में वित्त या पूंजी नहीं है। अगला आप देखिएगा, अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्र के मानवीय संसाधनों में सम्मिलित नहीं है? तो स्वास्थ्य का स्तर मानवीय में आएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता, ये तीनों मानवीय हैं, ठीक है। पर बेटा पूंजी निर्माण की दर ये मानवीय नहीं होकर के कैसी है? ये आर्थिक है। उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें? डी। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा एक देश की राजकोषीय नीति का भाग नहीं होता है? तो देखिए, राजकोषीय नीति का भाग कौन सा नहीं है? सरकार की करारोपण की विधियां, टैक्सेशन राजकोषीय नीति का भाग होता है, क्योंकि करों से क्या होती है? आय, सार्वजनिक आय होती है। अरे भाई, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये मिलकर ही तो राजकोषीय नीति बनती है। बैंकों की ब्याज दर में बदलाव होना, ब्याज की दरें हैं, ये दोस्तों ध्यान रखना मौद्रिक नीति का पार्ट होती है, ध्यान रखने वाली बात है। ब्याज दर मौद्रिक नीति का पार्ट होती है, जबकि करों की दर राजकोषीय नीति का पार्ट होती है। उत्तर तो आपको मिल गया अभी। घाटे की वित्त व्यवस्था या हीन आर्थिक प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है ऋण लेना, तो यह आ गया सार्वजनिक ऋण। सरकार की ऋण भार की स्थिति, ये भी सार्वजनिक ऋण। तो देखिए बी विकल्प है वो इसमें से राजकोषीय नीति का भाग नहीं है, बी विकल्प है ये मौद्रिक नीति का भाग है। नेक्स्ट आप देखें, घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है? बेटा वो ध्यान रखना, अगर सरकार का घाटा है, मान लीजिए सरकार का व्यय हुआ है 150 रुपए और सरकार की आय हुई है 100 रुपए,
इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 50। 50 रुपए का क्या हुआ? घाटा। और इस 50 रुपए के घाटे को पूरा करने के लिए या तो सरकार ऋण ले रही है या अधिक मात्रा में नोट छपा रही है। नोट छापकर इस घाटे की पूर्ति करती है, उसको कहा जाता है, वो कहा जाता है हीनार्थ प्रबंधन। इसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। तो सरकार की आय का कम होना सही बात है, सरकार के व्यय का अधिक होना सही बात है, फिर है घाटे की वित्त व्यवस्था का कारण क्या? भ्रष्टाचार या कालाबाजारी का होना, यह भी सही बात है। उत्तर आएगा डी, उपरोक्त सभी। तो ये सारी हैं हीनार्थ प्रबंधन के कारण है। दोस्तों, रिसर्च असिस्टेंट की 8वीं टेस्ट सीरीज है, उसका आज है वो आयोजन हो रहा है। बहुत ही शानदार और सफलतापूर्वक आयोजन एस विवेकानंद संस्थान में कॉमर्स व्याख्याता की टेस्ट सीरीज का भी हो चुका है और आज रिसर्च असिस्टेंट की भी 7 नंबर की टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है। 8 नंबर की 22 तारीख को आयोजित होगी। तो 22 तारीख को टेस्ट सीरीज का सफल आयोजन है वो समापन हो जाएगा। बहुत ही क्वालिटी बेस यहाँ की टेस्ट सीरीज रही है। जो विद्यार्थी रिसर्च असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, वो एस विवेकानंद संस्थान की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगला आप देखिएगा, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में बेटा मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। और मिश्रित आर्थिक प्रणाली क्या होती है? मिश्रित आर्थिक प्रणाली वो होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ होते हैं, उसको कहा जाता है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। उत्तर कौन सा होगा? सी। एक देश के आर्थिक पर्यावरण को अंतरराष्ट्रीय दशाओं में सम्मिलित होते हैं, यानी एक देश के आर्थिक पर्यावरण की अंतरराष्ट्रीय दशाएं हैं, उनमें क्या क्या शामिल होता है? तो विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति है, ये अंतरराष्ट्रीय दशाओं में आती है। विदेशी सहायता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये भी अंतरराष्ट्रीय होता है। विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संपर्क, ये भी अंतरराष्ट्रीय होता है। पर सरकारी सहायता और अनुदान ये अंतरराष्ट्रीय नहीं है। सरकारी सहायता और अनुदान तो राष्ट्रीय है। हमारी सरकार उद्योगों को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को जो सहायता और अनुदान दे रही है वो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नहीं है। तो डी आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 14, एक देश की सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं में सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप सामाजिक होती है, रीति रिवाज सामाजिक होते हैं, धार्मिक मान्यता भी सामाजिक होती है। राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता ये राजनीतिक पर्यावरण होता है साहब, ये सामाजिक नहीं होता, ये राजनीतिक पर्यावरण का भाग है। उत्तर कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो प्राकृतिक संसाधन है वो भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करेंगे, मानवीय संसाधन भी करेंगे, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाएं वो भी प्रभावित करेगी। उत्तर आएगा डी, उपरोक्त सभी। किस प्रकार की बाजार दशा में उत्पादन के लिए फर्मों के बीच स्वतंत्र व खुली प्रतियोगिता पाई जाती है? तो स्वतंत्र और खुली प्रतियोगिता बेटा किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली का, किस प्रकार के बाजार का? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का लक्षण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के बीच स्वतंत्र और खुली प्रतियोगिता पाई जाती है। उत्तर कौन सा आएगा? ए। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक देश के आर्थिक पर्यावरण का सही समूह है? यानी कुछ विकल्प में सारे के सारे पार्ट हैं वो आर्थिक पर्यावरण के हैं। तो आर्थिक नीतियां आर्थिक पर्यावरण का पार्ट है, तकनीक विकास नहीं है, सांस्कृतिक मान्यताएं नहीं है, आर्थिक नीतियां है, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप है, आर्थिक विकास का स्तर है। तो उत्तर तो कौन सा हो गया? बी। आर्थिक प्रणाली है, आर्थिक विकास है, वैधानिक नियम नहीं है, तकनीक विकास नहीं है,
वैधानिक नियम नहीं है, राजनीतिक स्थितियां नहीं है। उत्तर कौन सा हो गया? उत्तर हो गया यहाँ बी। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा एक देश के प्राकृतिक पर्यावरण का सही समूह? प्राकृतिक पर्यावरण तो खनिज पदार्थ प्राकृतिक होते हैं, धरातलीय बनावट प्राकृतिक होती है, जलवायु प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक है, जनसंख्या प्राकृतिक नहीं है, तकनीक विकास प्राकृतिक नहीं है, जनसंख्या प्राकृतिक नहीं है, राजनीतिक स्थितियां प्राकृतिक नहीं है, रीति रिवाज प्राकृतिक नहीं है, सामाजिक नियम प्राकृतिक नहीं है, भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक है, वैधानिक नियम प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ उत्तर कौन सा हो गया? यहाँ सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करने वाला गैर आर्थिक तत्व नहीं है? गैर आर्थिक तत्व नहीं है। तो राजनीतिक स्थितियां ये गैर आर्थिक है, सामाजिक रीति रिवाज गैर आर्थिक है, वैधानिक नियम गैर आर्थिक है, आर्थिक नीतियां और नियम है ये बेटा जी ये आर्थिक है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में आर्थिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो भारत में पूंजी निर्माण की धीमी दर है, सही बात है। तकनीक ज्ञान का अभाव है, तकनीक पिछड़ापन, बिल्कुल सही है। नियोजित अर्थव्यवस्था बिल्कुल है। पूंजी प्रधान तकनीक का होना बिल्कुल गलत है। अरे भाई, भारत तो श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, पूंजी आधिक्य थोड़ी है, श्रम आधिक्य है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। अब देखिएगा, कल जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं वो सबके लिए है। कॉमर्स व्याख्याता हो, इकोनॉमिक्स व्याख्याता हो, सेकंड ग्रेड टीचर, एसएसटी हो, आरए की तैयारी कर रहे हो, एसओ की तैयारी कर रहे हो, एएसओ की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए होगा। और कल जिस टॉपिक पे अपन बात करेंगे वो होगी मौद्रिक और राजकोषीय नीति, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इससे जुड़े हुए प्रश्नों की कल हम बात करेंगे। बहुत शानदार और जानदार प्रश्न होंगे। आज के लिए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।